कि जो नेचर है, नेचर का ये यूनिट है। टेंसले का ये कहना था द इकोसिस्टम इज अ, टेंसले जो बोल रहे थे इकोसिस्टम के बारे में, द इकोसिस्टम इज अ, इनका जो स्टेटमेंट था इसके रिगार्डिंग, क्या होता है, सिंबल है, सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, फंक्शन ऑफ नेचर। देखो ये जो बताए तो ये तो टेंसले का स्टेटमेंट था, इसीलिए मैंने इसमें चेंज नहीं किया। रियल में वो क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिट है। नेचर का यूनिट क्या है, इकोसिस्टम। इसी को अगर हम लोग अपने भाषा में बोले तो ऐसे भी आप बोल सकते हो, यूनिट ऑफ, या यहां रुको रुको रुको, यहां लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम को क्या बोलेंगे, यूनिट है। किसका यूनिट है, नेचर। इसी बात को टेंसले बोल रहे थे, इकोसिस्टम इज ए सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। फिर बाद में एक और साइंटिस्ट आए, ईपी ओडम। ओडम भी कुछ बात बताया इसके बारे में। इसमें आए एक ईपी ओडम, ईपी ओडम। ईपी ओडम को बोला जाता है फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। इसी को बोला जाता फादर, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी के फादर ओडम को बोला जाता है। नहीं, ओडम भी कुछ बात बोले, ओडम भी बोले थे इकोसिस्टम क्या है, इनका जो स्टेटमेंट था इकोसिस्टम के रिगार्डिंग, तो ओडम बोल रहे थे इकोसिस्टम के रिगार्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओडम, द इकोसिस्टम क्या बोले, is the smallest structural and functional, is the smallest structural and functional unit किसका, ऑफ नेचर, ऑफ। तो ओडम बोल रहे हैं सेम उसी बात यही है, बस इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं, द इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट, सबसे पहले है छोटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, या आप इन्वायरमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये बात बोल रहे थे ओडम ये बात बोल रहे थे। ऐसे इकोसिस्टम के लिए टर्म बायोकोनेसिस भी यूज होता है। जो इकोसिस्टम है आप इसको बायोकोनेसिस टर्म भी आप इसको दे सकते हो। इकोसिस्टम इज ऑल्सो नोन एज बायोकोनेसिस। एक्चुअल में एक साइंटिस्ट है कार्ल मूबिस, उन्होंने इकोसिस्टम के लिए टर्म क्या दे दिया था, बायोकोनेसिस। तो इकोसिस्टम बोलिए या इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बायो, बात बराबर है, बस अलग है कि अलग साइंटिस्ट। इकोसिस्टम जब भी बात होगा तो ध्यान क्या रखना है आपको, इकोसिस्टम में मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं आपको, दो बात करेंगे हम लोग इसमें दो फैक्टर पे बात होता है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, दोनों को मिला के किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया का। जैसे ये क्लासरूम हमारा एक इकोसिस्टम है, तो क्लासरूम में लिविंग भी है, जितना भी लिविंग है सबको मिला है तो कम्युनिटी। मैंने बताया था कम्युनिटी तक केवल लिविंग की बात करेंगे। सेल लिविंग है, टिश्यू लिविंग है, ऑर्गेन लिविंग है, ऑर्गेन सिस्टम लिविंग है, ऑर्गेनिज्म लिविंग है, पॉपुलेशन लिविंग है, और ढेर सारा पॉपुलेशन मिलाए थे तो
कम्युनिटी, तो कम्युनिटी तक लिविंग, जैसे मैंने बताया था ये क्लासरूम की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के साथ साथ और भी लिविंग लोग हैं यहाँ। हम लोग के साथ साथ चींटी हो सकता है क्लासरूम में मिल जाए आपको, कॉकरोच हो सकता है मिल जाए, मच्छर सब मिल सकता है, नहीं स्पाइडर मिल सकता है, छिपकली मिल सकता है। कहोगे सर क्लासरूम है कि चिड़ियाखाना? नहीं, कहने का मतलब है कि लिविंग जितना भी है इस क्लासरूम में, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, माइक्रोब्स भी तो है, ऑल लिविंग सबको मिला दे तो वो तो कहलाया था क्या? कम्युनिटी। लेकिन अगर उस कम्युनिटी में इस क्लासरूम का न लिविंग फैक्टर भी मिला दे, टेबल मिला दे, कुर्सी मिला दे, बेंच मिला दे, पंखा मिला दे, पैनल मिला दे, पेन मिला दे, सब कुछ मिला दिया जाए यहाँ का लिविंग कंटेंट प्लस नॉन लिविंग कंटेंट, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे कि इको सिस्टम। तो इको सिस्टम में टोटल लिविंग फैक्टर जिसको बोलते हैं बायोटिक, लिविंग को ही हम लोग टर्म में बोले तो क्या बोलेंगे? बायोटिक। और नॉन लिविंग फैक्टर तो क्या बोला जाएगा? ए बायोटिक। तो बायोटिक प्लस ए बायोटिक दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल देंगे? इकोसिस्टम। मतलब इसको अगर डिफाइन करना हो तो इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने में क्या बोलना पड़ेगा? इकोसिस्टम को डिफाइन करना हो तो डिफाइन करने में क्या बोलना पड़ेगा हम लोग को? तो लिविंग प्लस नॉन लिविंग बोले तो बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों को मिला के बोला जाएगा। नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग जब यहाँ पे किए तो इसका डिफिनेशन अगर देना हो तो हम लोग देखिए कैसे डिफिनेशन देंगे इसका। तो इकोसिस्टम का अगर डिफाइन करना हो, इसका डिफिनेशन की बात करें, नहीं तो डिफिनेशन की बात करें, NITI ना, डिफिनेशन की बात करें तो क्या बोला जाएगा इसमें? डिफिनेशन कैसे देंगे? तो टोटल लिविंग फैक्टर, टोटल लिविंग फैक्टर बोले तो बायोटिक, साथ में क्या? एंड टोटल नॉन लिविंग फैक्टर बोले तो ए बायोटिक। टोटल लिविंग फैक्टर प्लस टोटल नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट, present in a particular area, present in a particular area, नहीं, इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इसी को क्या बोला जाएगा? इट्स कॉल्ड एन इकोसिस्टम, इसी को बोलेंगे इकोसिस्टम। मतलब ये क्लासरूम अभी एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे जितना भी लिविंग है प्लस नॉन लिविंग है सबको मिला दीजिए, तो उसी को तो बोल रहे हैं इकोसिस्टम। बाउंड्री ऑफ इकोसिस्टम जो होता है ना, ओवरलैपिंग कैरेक्टर होता है। कैसे? ये मान लो एयर वाला इकोसिस्टम है, तो एयर का लिविंग प्लस नॉन लिविंग। तो वाटर वाला इकोसिस्टम तो नदी तालाब समुद्र ये सब के ऊपर एयर भी है और नीचे वाटर का इकोसिस्टम है, तो ओवरलैप करेगा कि नहीं? सॉइल वाला भी ओवरलैप कर सकते हैं, सॉइल वाला भी ओवरलैप कर सकता है, नहीं तो ये वाटर वाला इकोसिस्टम ले लो, ये लैंड वाला इकोसिस्टम और ये एयर वाला इकोसिस्टम। तो वाटर का लिविंग प्लस नॉन लिविंग अपना इकोसिस्टम है, एयर का लिविंग प्लस नॉन लिविंग अपना इकोसिस्टम है, लैंड का अपना। तो ये क्या हो गया? ओवरलैप हो रहा है। तो एक इकोसिस्टम दूसरे को क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। तो इकोसिस्टम इज अ ओवरलैपिंग कैरेक्टर, इकोसिस्टम इज अ ओवरलैपिंग कैरेक्टर, ओवरलैप कर जाएगा। एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम को क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। तो जैसा कि पहले ही बताया गया, इकोसिस्टम क्या है? हमारे इन्वायरमेंट का यूनिट की बात कर रहा है।
इकोसिस्टम जो होता है सेल्फ रेगुलेटरी होता है, सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट होता है। इकोसिस्टम कैसा है? सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ सस्टेनेबल। अगले पेज में लेता हूं। खुद से रेगुलेट कर सकता है एंड सेल्फ, खुद से सस्टेन कर सकता है। तो इकोसिस्टम को बोला जाता है कि ये कैसा है? तो सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट होता है। सस्टेनेबल, तो सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट बोला जाता है किसको? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब स्मॉल भी हो सकता है, इट में बी स्मॉल और लार्ज। इकोसिस्टम जो है, इको सिस्टम इज अ स्मॉल और लार्ज, कुछ भी, दोनों संभव है। लार्ज भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कैसे छोटा? अगर मैं सबसे छोटा इकोसिस्टम की बात करूं तो ये सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी जो है, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये भी अपने आप में इकोसिस्टम हो सकता है। कैसे? वाटर है तो इसमें मिनरल्स होगा नहीं, तो ये सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में क्या क्या मिल सकता है? वाटर तो मिल रहा है ना, मे भी मिनरल्स हो चाहे ना भी हो। तो ये लिविंग, ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है, नॉन लिविंग है। ये सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में बहुत सारा माइक्रोब्स आपको मिल सकता है, अलग अलग इस तरह का माइक्रोब्स। और जब माइक्रोब्स आएगा तो ये कैसा कैरेक्टर हो गया? लिविंग। और मैंने क्या बोला कि लिविंग प्लस नॉन लिविंग को मिला दे तो यही क्या है? तो ये सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब सबसे छोटा अगर इकोसिस्टम की बात करें तो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। इकोसिस्टम टेम्पोररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। जैसे बड़ा बड़ा जंगल, सागर, महासागर, परमानेंट इकोसिस्टम। लेकिन जब लोग क्रॉप लगाते हैं, फसल लगाते हैं, किसान जो लगाया फसल तो 4 महीने में देखिएगा काट देगा, तो टेम्पोररी भी है। नहीं, तो इकोसिस्टम टेम्पोररी भी हो सकता है और परमानेंट, इट में बी टेम्पोररी और परमानेंट। इकोसिस्टम में बी और परमानेंट, मतलब इकोसिस्टम टेम्पोररी और परमानेंट भी हो सकता है। इकोसिस्टम को ढेर तरीके से बांटा जाता है, और भी तरीका है। इकोसिस्टम नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, इसको इस आधार पे भी बांट सकते हैं जैसे, चलिए बांटते हैं। तो इकोसिस्टम की जो बात कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी बांट सकते हो, आर्टिफिशियल। तो इकोसिस्टम नेचुरल होगा, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम में अगर चाहो तो इसको भी बांट सकते हो। जो लैंड वाला इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। नहीं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दूसरा परमानेंट इकोसिस्टम में अगर देखें, एक्वेटिक इकोसिस्टम। कौन सा आएगा? तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और एक्वेटिक इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग, नेचुरल वाले में एग्जांपल है, जैसे आप बात कर सकते हो फॉरेस्ट, नेचुरल में है, परमानेंट में भी आएगा, नहीं नेचुरल है।
लैंड पे आएगा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये भी अपने आप में क्या है, इकोसिस्टम है। इवन एक ट्री की बात करें, ये भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। डेजर्ट की आप बात कर लो, ये भी अपने आप में इकोसिस्टम है, ढेर सारा हो सकता है इस तरह का। एक्वेटिक में आइए, एक्वेटिक इकोसिस्टम नाम से ही क्लियर है, पानी वाला इकोसिस्टम की बात करते हैं। इसको फिर बांट सकते हैं हम लोग। एक्वेटिक वाले में दो बात हो सकता है, एक बहते हुए पानी का इकोसिस्टम, एक रुके हुए पानी का इकोसिस्टम। तो इसके लिए टर्म यूज होता है लैंटिक और लोटिक। लैंटिक, लैंटिक इको सिस्टम, तो लैंटिक और लोटिक। वैसा एक्वेटिक सिस्टम जो बहता हुआ पानी ना हो, रुका हुआ पानी हो, तो रुका हुआ पानी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैंटिक। जैसे लेक, लेक, तो लेक वाला इसमें आएगा। स्टिग्नेंट वाटर है तो पोंड आएगा इसमें। स्वैम्प आ सकता है इसमें। इवन ओशियन भी इसी के अंतर्गत आता है, याद रखेगा, यहाँ पे कंफ्यूज करता है बच्चा लोग। नहीं, ओशियन कहोगे सर ओशियन में तो बहता हुआ पानी है, वेव तो आता है। तो आप एक कटोरा ले लो, उसमें पानी भर लो, एक छोटा सा गिट्टी लो और गिरा दो ऊपर से, तो बहेगा कि नहीं, वेव तो आएगा, लेकिन पानी वही है ना, कहीं बह के गया नहीं ना उसी में, तो वो बहते हुए में नहीं आता है। ओशियन किस में आएगा, रुके हुए में आता है, अटलांटिक के अंतर्गत आएगा। और जो बहते हुए पानी का है तो लोटिक। बहता हुआ पानी इसके अंतर्गत एक ही को आएगा, रिवर। रिवर जो है ये क्या है, लोटिक वाला इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम को और भी तरीके से बांटा है, जैसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसको क्या बोलेंगे, मैन मेड। आर्टिफिशियल जो आप लिख सकते हो, मैन हम लोग के द्वारा जो बनाया गया इकोसिस्टम है। तो हम लोग क्या क्या बनाते हैं, मैन मेड। इसका अगर एग्जांपल देखें मैन मेड में, तो जितना भी क्रॉपलैंड है, जो हम लोग फसल सब लगाते हैं, इसी के अंदर आएगा। हम लोग जो गार्डनिंग करते हैं, गार्डन वुडन जो लगाते हैं, इसी के अंदर आएगा, ईटीसी लिख सकते हो। तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आ गया। साइज के आधार पे इसको फिर बांट दिया गया। इकोसिस्टम को अगर साइज के आधार पे बांटे, सेम इकोसिस्टम को साइज के आधार पे अगर बांटा जाए, इसी इकोसिस्टम को, साइज के आधार पे अगर बांटा जाए तो ढेर सारा बटेगा। साइज के आधार पे बांटोगे तो ढेर सारा इसमें बटेगा। एक होता है मेगा इकोसिस्टम, नाम से ही क्लियर, मेगा। मेगा इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या आएगा, एग्जाम्पल देखें तो ओशियन और सी इसी के अंतर्गत आएगा। सी, इसी के अंदर आएगा मेगा। एक मेगा मतलब बहुत बड़ा इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम इसी में आता है मैक्रो, MACRO, ये भी बड़ा इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा, लेकिन मेगा से छोटा होगा। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अब इसी के अंतर्गत आएगा। एक इसी में आएगा, दूसरा इकोसिस्टम माइक्रो, MICRO, माइक्रो इकोसिस्टम। तो माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे पॉन्ड, पॉन्ड, पॉन्ड ये सब जो है छोटा मोटा, तो इसी में आएगा। और एक को बोला था नैनो, तो नैनो सबसे छोटा हो जाएगा, नैनो। सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर,
सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर जो है ये नैनो के अंतर्गत आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इकोसिस्टम को अलग अलग तरीके से हम लोग इसका बंटवारा कर सकते हैं, बांटा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इकोसिस्टम में का जो कंपोनेंट पे आए इकोसिस्टम का, तो इसका अगर कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट, तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट में बात करें तो मेनली दो कंपोनेंट यहाँ पे बात होता है। एक कंपोनेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक, और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक और दूसरा क्या बोलेंगे, एबायोटिक, यही दो कंपोनेंट है। तो दो कंपोनेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे बात होता है इकोसिस्टम में। तो हम लोग को बारी बारी से देखना है। मैं पहले ही बताया इकोसिस्टम जब भी बोलेंगे तो लिविंग प्लस नॉन लिविंग। तो पहले हम लोग बायोटिक तो देखते हैं, लिविंग की देखते हैं, लिविंग के बारे में बात करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट को लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग, और जब बायोटिक खत्म हो जाएगा तब एबायोटिक के बारे में बात करेंगे। तो आधा पार्ट बायोटिक कंपोनेंट और आधा पार्ट एबायोटिक। ऐसे सिलेबस देखिएगा तो 80% 80 to 90% बायोटिक ही इस चैप्टर में, मेन बायोटिक पे फोकस है। और एबायोटिक के बारे में थोड़ा बहुत बात किया, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, जिसके बारे में लगभग बात आपको पता भी होता है नहीं, जैसे एयर के बारे में, सॉइल के बारे में, आपको सनलाइट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। तो वो सब कंपोनेंट किसमें जाएगा, एबायोटिक में। बायोटिक कंपोनेंट अगर समझना है तो एक लाइन जो बता रहा हूं रट्टा मार लेना, पूरे बायोटिक का क्वेश्चन इसी पे बनेगा। ये है ग्रास, इसको खाने वाला रेबिट, इसको खाने वाला फॉक्स, इसको खाने वाला लाइन। बेहोशी में भी याद होना चाहिए। तो कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, तो बचपन से याद है। बायोटिक कंपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, ये लाइन लिख दो और सोच दो, आंसर आ जाएगा। ट्रिक है, ट्रिक। ये लाइन अगर आपको याद है तो बायोटिक का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। कहने का मतलब ये जो चैप्टर इकोसिस्टम वाला, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा चैप्टर भी है, इकोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर यही है, और एक भी क्वेश्चन आपका स्लिप नहीं करेगा अगर ये लाइन पता हो। बस आपको इंप्लीमेंट करने आना चाहिए। तो उसके लिए आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा, उसके लिए आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा। जैसे बायोटिक कंपोनेंट में ग्रास, तो ग्रास बोले तो क्या प्लांट की ये बात कर रहा है। तो प्लांट के बारे में जितना बात अभी बताऊंगा सब आपको पहले से पता है। इस प्लांट को, प्लांट खुद से भोजन बनाता है, आपको पता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफ होता है, प्रोड्यूसर होता है। तो प्लांट को क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर है। प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है। जितना भी ऑटोट्रॉफ है, जितना भी ऑटोट्रॉफ है, कहने का मतलब जितना भी प्लांट है, कहने का मतलब जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सबका सब प्रोड्यूसर है। किसका, इकोसिस्टम का। हमारे इकोसिस्टम का वो क्या होता है, प्रोड्यूसर कहलाता है। तो प्लांट की जो बात करेंगे तो ये प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम सीधा। अब प्रोड्यूसर कहने का मतलब क्या है, कि जो अपना फूड खुद से बना पा रहा हो, जो अपना फूड खुद से बनाएगा। तो अपना फूड बनाएगा तो कौन बनाएगा, तो ग्रीन प्लांट। कैसे बनाएगा, तो फोटो, तो कुछ भी पढ़ने का जरूरत है क्या इसमें, फोटोसिंथेसिस करके बनाएगा। तो प्रोड्यूसर जो भी है तो ये अपना फूड खुद बनाएगा। तो प्रोड्यूसर को क्या बोलेंगे, दे प्रिपेयर ऑन फूड बाय, दे प्रिपेयर ऑन फूड बाय देमसेल्फ, खुद से बनाएगा। ये भी ना लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो क्या करेगा, फोटो सिंथेसिस। प्रोड्यूसर वो है जो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो हमारे इकोसिस्टम का जो मेन प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट। मेन प्रोड्यूसर हमारे इकोसिस्टम का क्या है, ग्रीन प्लांट। क्योंकि ग्रीन प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा, तो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। यही ग्रीन प्लांट है जिसके बारे में आपको A to Z बात पता है,
यही जो प्लांट है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये अगर प्लांट है तो क्या करेगा, सन से आने वाला एनर्जी, सन से जो एनर्जी आ रहा है, बोले तो लाइट, लाइट क्या होता है, एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, सॉइल से वाटर ले लेगा प्लस मिनरल्स, क्या बना देगा, C6H12O6। तो एक तरह से देखें तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। प्रोड्यूसर क्या करेगा, लाइट एनर्जी बोले तो सोलर एनर्जी, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे अर्थ का, उसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी। यही ग्लूकोज बना के तो ये जिंदा है, इसको खा के ये जिंदा है, इसको खा के ये जिंदा है, इसको खा के ये जिंदा है। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, रियल में एनर्जी का ही तो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, तो एनर्जी का ट्रांसफर। एनर्जी आया कहां से, तो हमारे अर्थ का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की जो बात करेंगे वो कौन है, सनलाइट। तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम, पकड़ने का काम इसी का है, प्लांट को ही औकात है। तो जितना भी इसके बाद जो है सब इसी प्लांट पे ही निर्भर है, सब इसी प्लांट पे निर्भर है। अब एक्वेटिक में कौन सा प्लांट है सर, तो एक्वेटिक में तो प्लांट ना बोल के क्या बोल देंगे वहां पे हम लोग, फाइटोप्लैंक्टन, सब अलगी, सब प्रिमिटिव प्लांट बोल सकते हो। आपको पता है कि अलगी चीफ प्रोड्यूसर है। मैंने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो मैंने आप लोग को बताया था, अर्थ पे होने वाले फोटोसिंथेसिस का 90% फोटोसिंथेसिस पानी में होता है एक्वेटिक में। अर्थ पे होने वाले फोटोसिंथेसिस का 90% पानी में, 10% लैंड प्लांट कर रहा है, और उस 90% में 85% अकेला अलगी करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अगर पानी में यही बात करेगा तो पानी में रेबिट थोड़े रहने जाएगा, फॉक्स थोड़े रहने जाएगा, लाइन थोड़े रहने जाएगा, वहां पे प्लांट नहीं होगा, तो वहां पे क्या बोल के चलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन। जहां रेबिट है जूप्लैंक्टन, जहां फिश है स्मॉल, जहां फॉक्स है वहां स्मॉल फिश, जहां लायन है वहां लार्ज फिश। अगर पानी में बात करना होगा तो इसी को हम लोग कैसे बात करेंगे, ऐसे वो चीज आगे आएगा जो मैं बता रहा हूँ अभी। तो पानी में अगर बात करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश की बात करेंगे, बस अंतर यही है। तो तत्काल आपको खाली ये लाइन याद रखना है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो पानी का चीफ प्रोड्यूसर कौन है, तो फाइटोप्लैंक्टन है। बाकी जो रेस्ट बचा ये सब ये पूरा का पूरा कंज्यूमर कहलाएगा। नहीं, ये सब क्या है, कंज्यूमर है। तो दो ही बात तो है, अगर इस लाइन में देखें तो दो ही बात तो है, एक बनाने वाला एक खाने वाला। एक बना रहा है, प्लांट बना के देगा, अब बाकी सब तो खा ही ना रहा है। प्लांट बना के दिया, खुद से बनाया, रेबिट उसको खाया, रेबिट को खा के फॉक्स जिंदा है, फॉक्स को खा के लायन जिंदा है। तो एक बना रहा है, बाकी सबको क्या है, खाने वाला है। तो एक बना रहा है, सब खाने वाला है। ऑल द हेटेरोट्रॉप ऑफ इकोसिस्टम आर नोन एज कंज्यूमर। जितना भी हेटेरोट्रॉप है, तो आप लिख सकते हो ऑल द हेटेरोट्रॉप्स of an ecosystem are known as कंज्यूमर। सब कंज्यूमर ही, जितना भी हेटेरोट्रॉप है कंज्यूमर ही। जो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप पे निर्भर है, रेबिट क्या खाता है, रेबिट क्या खाएगा, घास फूस खाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हार्बीवोर या कार्निवोर, हर्बीवोरस है। तो ये क्या होगा, हर्बीवोरस है। तो रेबिट को क्या बोल देंगे, हार्बीवोरस। नहीं, तो जो डायरेक्टली प्लांट पे निर्भर है तो हार्बीवोरस, और देन जो प्रोड्यूसर में है ये कार्निवोरस में आएगा, ये भी कार्निवोरस में आएगा। इवन बहुत सारा है जो ओमनीवोरस में आ जाएगा, जैसे फॉक्स की जगह अगर डॉग ले ले तो मीट मछली के अलावा भात रोटी भी खाता है ना। तो ये सब क्या हो गया, बाकी जो है जो डायरेक्टली निर्भर नहीं है वो सब क्या हो सकता है, ओमनीवोर ऑफ इकोसिस्टम है। ये सब क्या है, ये दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ऑफ एन इको
सिस्टम। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, जैसे रैबिट को खाने वाला फॉक्स, तो फॉक्स को ले तो खाली वो मीट मछली खाएगा, बोले तो मार के खा रहा है, तो कार्निवोर हो गया, कार्निवोर हो गया, भात रोटी नहीं खाएगा। लायन को ले लो, कार्निवोर में चला गया। लेकिन पिकॉक को ले लो, पिकॉक लायन के पास आएगा, ओमनिवोर है। डॉग को ले लो, इसके पास आएगा, ओमनिवोरस है। तो इसमें मिक्सर मिलेगा आपको, या तो वो ओमनिवोरस मिलेगा या नहीं तो कार्निवोरस, तो डिपेंड करता है किसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, कार्निवोर, लेकिन हम कार्नी नहीं लिख सकते हैं ना, हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, तो सब मिला के क्या बोलेंगे, ओमनिवोरस। हम लोग तो ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, तो ओमनिवोरस के अंदर क्या आ गया, कार्निवोरस भी आ गया, सब आ गया। अब तो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जो बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर दो तरह का होता है। कंज्यूमर की जो बात कर रहे हैं, आप चाहो तो कंज्यूमर, या अगले पेज में ले लेते हैं। कंज्यूमर दो तरह का है। एक कंज्यूमर जो आपको दिखता है नेकेड आई से, चश्मा खोल लीजिए जो दिख रहा है, तो वही वाला लाइन लिखना है, मैंने बोला था वो वाला लाइन लिख लेना आपको, ग्रास खाने वाला रैबिट, खाने वाला फॉक्स, खाने वाला लायन। तो बताओ रैबिट दिखता है कि नहीं, चश्मा खोल के, कि माइक्रोस्कोप लगा के रैबिट को खोजते हो, दिख जाता है। तो जो भी बिना चश्मा का दिख जाता है वो सब किस में आएगा, मैक्रो कंज्यूमर में, मैक्रो, MACRO, तो मैक्रो कंज्यूमर में आएगा। तो जरा सा गौर कीजिए, ग्रास को छोड़ दीजिए, इसके बाद रैबिट, फॉक्स, लायन, तो ये तो है क्या, ऑटोट्रॉफ हो गया। बाकी ये तीन किस में आ गया, मैक्रो कंज्यूमर के अंतर्गत आ गया। तो फिर माइक्रो कंज्यूमर क्या, तो माइक्रो कंज्यूमर जो होता है, तो जरा सा देखो फूड चेन में तो कहीं जगह भी नहीं दिया गया उसको माइक्रो कंज्यूमर, कहीं बैक्टीरिया बात किए, कहीं फंजाई बात किए। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब किसके अंदर आएगा, माइक्रो कंज्यूमर में आएगा। तो जो इसको माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे, जिसको माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप लगा के जब देखिएगा तो सब किस में आएगा, तो माइक्रो, नहीं माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो माइक्रो, तो ये चीज हो गया। तो माइक्रो और मैक्रो दो बात आ गया। तो मैक्रो कंज्यूमर, तो मैक्रो कंज्यूमर में हम बांट सकते हैं, देखो मैक्रो कंज्यूमर में यही सब ना आया, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, हर्बीवोर ऑफ इकोसिस्टम, या बोलेंगे कंज्यूमर में सबसे पहला कंज्यूमर तो यही है। तो रैबिट सब किस में आएगा, घास फूस खाने वाला किस में आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, ये किसके अंदर आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाएगा। नहीं, तो प्राइमरी कंज्यूमर में क्या बोलेंगे, हर्बीवोर ऑफ इकोसिस्टम। इसको अगर बात करें, इसके बारे में, फॉक्स के बारे में अगर बात करें, तो प्राइमरी के बाद दूसरे जगह पे आया ना, तो इसको हम लोग क्या बोल के निकाल सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। नहीं, और जो सबसे लास्ट में आता है तो क्या बोलेंगे, तो टर्सरी नहीं बोला जाता है, टर्सरी की जगह पे बोलेंगे टॉप कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जिसको बोलेंगे हर्बीवोर ऑफ इकोसिस्टम, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्सरी। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे बांटते हैं, तो मैक्रो कंज्यूमर तीन तरह का हो गया, एक जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर बोल के निकलेंगे, शुरुआती कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर कहां से फूड लेगा, दे ऑब्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम आउटोट्रॉफ,
प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलेंगे? दे ऑब्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली फूड लेगा तो प्राइमरी में आएगा। सीधा सीधी इसमें हम लिख सकते हैं हर्बीवोर ऑफ इकोसिस्टम। प्राइमरी कंज्यूमर का अगर एग्जांपल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हार्बीवोर, जितना भी हार्बीवोरस होता है, नहीं, हार्बीवोर्स ऑफ इकोसिस्टम। यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, RES होगा, ऑफ एन इकोसिस्टम। अब मैं आपसे पूछूं कौन कौन हार्बीवोर है हमारे इकोसिस्टम का, तो बता पाओगे कि नहीं? कौन कौन है? काउ, और बोलो, डियर, रैबिट, etc। सबको उठा के लगा देना। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूस किया तो यही ना इसके बाद प्रोड्यूस करेगा, जिसको खा के ये जिंदा रहेगा, फॉक्स नहीं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाइए। सेकेंडरी में इसका अगर सेकेंड पार्ट देखें तो क्या आएगा? सेकेंड, और फिर थर्ड भी देखेंगे तो सेकेंड में क्या आ जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर जहां बोले तो आपको इस सेंटेंस से दिमाग में ले आना है कि किसके बारे में बात हो रहा है? फॉक्स, डॉग, स्नैक, ये सब इसी के अंदर आएगा। और ये सब क्या आएगा? प्राइमरीली कार्निवोर होता है ये सब। सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या लिख सकते हैं? प्राइमरीली कार्निवोरस, नहीं, कार्निवोर्स है तो कार्निवोर्स एनिमल जो भी है वो सब आएगा। किसको खा के जिंदा रहेगा? किसको खा के फॉक्स जिंदा रहेगा? रेबिट को। रेबिट क्या था? प्राइमरी कंज्यूमर था या सेकेंडरी प्रोड्यूसर था? बोल सकते हैं फॉक्स जिंदा रहेगा सेकेंडरी प्रोड्यूसर को खा के। स्टेटमेंट सही है। फॉक्स जिंदा रहेगा किसको खा के? हर्बीवोर को खा के। स्टेटमेंट सही है। इस तरह से स्टेटमेंट देगा, नहीं तो ये क्या है? प्राइमरी कार्निवोर होता है और ये डायरेक्टली डिपेंड होगा किस पे? प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होगा। किसके लिए? फूड के लिए। ये चीज हो गया। एग्जांपल डायरेक्ट लिखता हूं। डॉग इसी के कैटेगरी में आता है, फॉक्स तो आ ही रहा था, स्नैक्स जितना भी है, नहीं, ये सब इसी कंडीशन के अंतर्गत आएगा। लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर में एक ब्रांच है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा है। जैसे मान लीजिए कि रेबिट मर गया तो उसको खा पी के डाइजेस्ट करेगा, नहीं तो उसको भी डाइजेस्ट करेगा, डेड एनिमल पे रहेगा। तो जैसे उसको डिकम्पोजर बोला जाता है, भल्चर, क्रो, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे उसको अलग से हम लोग रखते हैं, स्कैवेंजर बोला जाता है, क्योंकि अगर इधर टॉप भी मरेगा तो उसको भी खा के तो रहेगा जिंदा, ये भी मरेगा तो उसको भी खा के, खाली प्लांट वाला पार्ट को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई भी मरेगा तो उसको खा के वो जिंदा रहता है। तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। टॉप कंज्यूमर एक क्या आ गया? लायन। ये किस पे आ गया? सबसे ऊपर आ गया। कंज्यूमर में के केस में देखें तो हम लोग क्या आ जाएगा? अगला जो हम लोग बात करेंगे टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत आएगा। टॉप टॉप कंज्यूमर वैसा कंज्यूमर जो किसी भी अदर एनिमल को मार के खाने का क्षमता रखता हो, सब आएगा टॉप पे।
वैसा जो किसी भी अदर को मार के खाने का क्षमता रखता, दोज एनिमल विच किल अदर एनिमल एंड ईट देम। ये सब किसमें आएगा? टॉप कंज्यूमर। जैसे लायन, हम लोग किसी को भी मार के खाने का क्षमता रखते हैं? नहीं, मैंने लिख देता हूं। और कौन? पीकॉक, हवैक, पीकॉक। नहीं, पीकॉक क्या? पीकॉक क्या? मोर। तो मोर जो आप लोग देखे बड़ा छोटा छोटा देखे, मोर बड़ा खतरनाक होता है, चाहे तो मार के खा लेगा, मार के खा लेगा। बहुत बड़ा बड़ा मोर होता है, आदमी के तरह, हम लोग के तरह। मोर का एक एक्सपीरियंस मेरा बड़ा खतरनाक रहा है, कोटा का एक्सपीरियंस। कोटा में थे, राजस्थान में। तो कोटा से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गांव है, नाम है सावन बहादुर। हाँ, कोटा से थोड़ा सा दूर। राजस्थान, बोलिए राजस्थान। ठीक। तो वहाँ का एक फ्रेंड था मेरा, अभी भी है। तो वो उस समय कोटा में रह रहे थे, तो बोला चलो गांव चलते हैं, घूम के आते हैं, एक दिन में आ जाएंगे। तो हम सोचे घूम लेते हैं। एक्चुअली में वहाँ पे एक बहुत नामी मंदिर है, बहुत ही पावरफुल। तो बोला चलो मंदिर भी ले चलते हैं। तो निकल लिए मंदिर के नाम पे। तो वहाँ पे घर पे गए, पूजा, पहले तो पूजा पाठ किए, फिर घर गए उसका। तो रात हो गया था, तो रिटर्न आने का कोई ऑप्शन था नहीं। तो सोचे रात भर रुक जाते, सुबह में निकलेंगे। तब रात में क्या है कि जब गए तो गर्मी का दिन था, तो ऐसे ही राजस्थान का गर्मी समझ ही रहे। तो बोला चलो छत पे सोते हम लोग। तो छत पे ही बेड उड लगाया गया, हम और मेरा फ्रेंड। तो छत पे भी एकदम टॉप पे हम लोग चढ़ गए। और सबसे टॉप पे सीढ़ी नहीं था, ईटा, नहीं ईटा होता है छोड़ा हुआ, ईटा पे ईटा चढ़ गए, आराम से सूत गए। सोए हुए थे, तो मेरा तो आदत है एकदम मॉर्निंग में उठने का, है ना। जैसे आँख खुला, हम तो देख के डर रहे हैं। दू गो बड़ा बड़ा एकदम मोर, मतलब लगभग साइज मेरे बड़ा, इस तरह का। और रेलिंग था, घर का रेलिंग। तो रेलिंग जो था ना साइड में, हम लोग यहाँ सोए हुए हैं ऐसे करके, पाँव उसके साइड है, और रेलिंग पे दू गो बैठल है एकदम मोटका सा। हम तो देख के हालत खराब मेरा। हाँ, एकदम ऐसे करके हम लोग के ऊपर है। धीरे से हम सोचे कि अभी भाग नहीं सकते हैं, क्या कि भाग के जाएंगे कहाँ, सीढ़ी है नहीं, कूदना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है, सेकंड फ्लोर से कूदेंगे तो समझ ही रहे हैं, है ना। तो बड़ा खतरनाक था। तो उसको धीरे धीरे करके हाथ से उठाए, वो भी देखा तो धीरे से बोलता है एकदम स्थिर रहो, हिलना भी मत, हिलना भी नहीं, एकदम स्थिर बैठ रहो, एकदम जैसे वो एकदम पड़ल रहो। हम आंख बंद कर ले, लेकिन बीच बीच में खोल के देख भी रहे कहीं पास तो नहीं आ रहा है। एकदम ऐसे जो बैठल था ना, तो और लगे कि तेहे पे चढ़ा है रेलिंग पे। तो बड़ा खतरनाक, हार्ट बीट तो एकदम धर 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 चल रहा है कि भाई कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। अचानक जल्दी भाग, मतलब इतना नजदीक से, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था, बढ़िया या बुरा जो भी एक्सपीरियंस। अब तो बढ़िया लगता है कि इतना नजदीक से शायद को देखा। दू गो एकदम बैठल था, कुछ किया नहीं। थोड़ा देर में देखे उड़ के निकल लिया, उड़ता तो बहुत कम है, मतलब कूद के जैसे हुआ तो कहता भाग यहाँ से अब। जल्दी जल्दी हम लोग उतरे और आगे, जान में जाना है, काहे कि ओमनी बोरस है। है ना। तो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था वो, बड़ा सा, उतना बड़ा हम कभी देखे नहीं था। मोर उड़ जैसे चिड़ियाघर में जाते तो छोटा छोटा मोर सा, वो एकदम बड़ा मोर था, है ना। और उसमें, उसमें जो है ना, जो मोर सुंदर दिखेगा वो मेल होता है, और जो गड़बड़ दिख रहा है देखने में बदसूरत टाइप का, वो फीमेल। तो उसमें एगो मेल और एगो फीमेल, पूरा पेयरे आया था, है ना, पेयरे बैठल था वहां पे।
और दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम, हैवी, मतलब लाइफ का जबरदस्त एक्सपीरियंस। तो वैसा, हाँ, पेट भरल होगा तो नहीं खाया। नहीं तो चोट मारता, भागते कहाँ हम लोग, मालूम चलता तब मोड़े को पकड़ के कहते कि चल उतार दे हमको नीचे। साथ साथ उतरते हैं तो दिक्कत हो जाता है। खैर, तो टॉप कंज्यूमर क्लियर है। अब क्या है, यहां तक तो कंज्यूमर में आ गए, लेकिन एक और कंज्यूमर था हमारे पास, कौन सा, चलिए उस पर बात करते हैं जरा सा। ऐसे तो समझ में आ ही रहा है किसके बारे में बात होगा, माइक्रो कंज्यूमर है, वैसा कंज्यूमर जिसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा आपको, ज्यादातर स्कैवेंजर के अंतर्गत आ जाता है ये सब, माइक्रो कंज्यूमर। डिकम्पोजर बोल सकते हो, सेप्रोफाइट बोल सकते हो, ढेर सारा नाम से इसको जान सकते हैं। नहीं, तो माइक्रो कंज्यूमर या इसी का दूसरा भी नाम है डी कंपोजर, डिकम्पोजर ऑफ इकोसिस्टम भी आप इसको बोल सकते हो, सेप्रोट्रॉप भी बोल सकते हो, ढेर सारा नाम है। नहीं, सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप भी बोल सकते हो, सेप्रोट्रॉप ऑफ इकोसिस्टम ये भी कहलाएगा, ऑस्मोट्रॉप भी बोल सकते हैं हम लोग, ढेर सारा इसका नाम है। ये वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ज्यादातर किस पे निर्भर रहेगा, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इस सब पे निर्भर करेगा। कोई मरा हुआ चीज है तो बैक्टीरिया और फंजाई वहीं पे ज्यादा ग्रो करता है, सराएगा, गलाएगा, इसीलिए यहाँ डिकम्पोजर बोले, डिकम्पोज करेगा, जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है उसको सिंपल में तोड़ देगा। सेप्रोफाइट इसलिए बोले कि पहले डाइजेस्ट करेगा फिर उसको एब्जॉर्ब करके काम चलाएगा अपना, तब वो अपने बॉडी के अंदर लेगा। और माइक्रो इसलिए बोले कि देखने में क्या है, बहुत ही छोटा, माइक्रोस्कोपिक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इस तरह से। क्लियर, और भी इसका नाम है। तो ये ज्यादातर किस पे डिपेंड करेगा, डिकम्पोजर। तो हमारा जो मेन डिकम्पोजर है कौन है, बैक्टीरिया और फंजाई हमारे इकोसिस्टम का मेन डिकम्पोजर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मेन डिकम्पोजर, ये दोनों के बारे में, मेन डिकम्पोजर ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मेन डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिनरल साइकिल में। नहीं, डिकम्पोजर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मिनरल साइकिल में, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरल साइकिल, या डिकम्पोजर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरल साइकिल, मिनरल साइकिल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिकम्पोजर जो है ये क्या काम करेगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में कन्वर्ट करेगा। तो आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे ये सब बात आपको पता है, दे कन्वर्ट complex organic matter into सिंपल वन में, या सिंपलर, उसमें तोड़ने का काम करेगा डिकम्पोजर। नहीं, तो ये डिकम्पोजिशन का काम करेगा कौन, बैक्टीरिया और फंजाई, ये सब क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग क्या बात किए, एक प्रोड्यूसर है प्लांट, प्लांट ये सब किस में आएगा, प्रोड्यूसर के अंतर्गत आएगा। और दूसरा बात की कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को दो भाग में बांटे, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो में क्या क्या बताया, जैसे बताया रेबिट है, फॉक्स है, लायन है, ये सब किस में आएगा, मैक्रो, बड़ा कंज्यूमर है। और माइक्रो के अंतर्गत जो हम लोग बात कर रहे हैं, माइक्रो में क्या आ गया, तो बैक्टीरिया और फंजाई। देखो इकोसिस्टम के लिए दो चीज एसेंशियल है, एक प्रोड्यूसर, बिना उसका काम नहीं चलने वाला, और दूसरा माइक्रो कंज्यूमर, बिना बैक्टीरिया और फंजाई के काम नहीं चलने वाला। मैक्रो न भी रहे तो काम चल सकता है, क्लियर। तो दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने जो फूड चेन देखा ये वाला, देखो इसमें प्रोड्यूसर को तो लिया,
मैक्रो कंज्यूमर को लिया, माइक्रो का तो कोई जगह नहीं दिया। अगर इसमें कहीं जगह देता तो कहां देता, सोच के बताओ। सबसे लास्ट में, सबसे टॉप पे रखेगा, क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई किसी को भी डाइजेस्ट करने का क्षमता रखता है, मार के खा लेगा नहीं। तो मेन डिकम्पोजर है हमारे इको सिस्टम का, कौन, बैक्टीरिया और फंजाई। कहीं भी कोई चीज को रख दीजिए वो ढूंढ के खा लेगा, उसको डिग्रेड करवा देगा। कहीं भी कोई चीज को रख दीजिए, आप उसको टाइम दीजिए, वो अपना काम कर देगा। जैसे आप देखते होइएगा कि हम लोग कोई भी चीज छिपा के भी रख दो, बोतल में भर दो, डब्बा में भर दो, इवन सील पैक भी कर दीजिए तो उस पर लिखा रहेगा 6 महीने तक खाना है। अगर साल भर बाद खाओ, 2 साल बाद खाओ, तो भी वो उसके अंदर भी सील पैक था तब भी घुस के कहानी खत्म करेगा। तो दिक्कत करवा देता, खराब करवा देता, है ना। तो माइक्रो कंज्यूमर याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अपनी ही बात एक बताऊं, और एक बार क्या हुआ, मेरे 4 व्हीलर में कहीं चूहा मरा हुआ, तो 4 व्हीलर में घुसे तो चूहा मरा हुआ था, तो बहुत हम ढूंढे, कहीं नहीं मिला। तो सोचे चलो वॉशिंग करवा लेते हैं। वॉशिंग वाले को बोल दिए थे कि भाई ढंग से करना है, पूरा मैट वैट सब हटा के दिस दैट करके कर लिया, कहीं उसको भी नहीं मिला। अब बदबू उतरे मारे, चलाना मुश्किल हो रहा था। तब फिर सर्विस सेंटर में गए तो सर्विस सेंटर वाला भी पूरा खोजा, फिर नहीं मिला। तो अब हमको बोलता है सर एक तरीके से हो सकता है। बोले क्या? तो बोला इसका पार्ट वाइज खोल के देखना पड़ेगा कहाँ पे है। हम बोले खर्चा बताओ। तो बोला लमसम 15,000 तो लग जाएगा खोल खोल के एक एक चीज देखने में, और जो टूटा फूटा खोलने में तो 5-7 हज़ार और जोड़ लीजिए। तो हम मिला जुला के सोचे कि ये तो 20-25 हज़ार बोल रहा है, 30 पहुंचा सकता है, 40 पहुंचा सकता है। तो हम बोले एक काम करो छोड़ दो। तो बायोलॉजी अप्लाई किए वहाँ, सोचे चूहा छिपल है ना, हमसे ना छिप गया है, माइक्रो कंज्यूमर से कैसे छिप जाएगा। गाड़ी लाए, लगा दिए स्टैंड में, 1 महीना तक गाड़ी एज इट इज छोड़ दिए, नहीं चलाएंगे 1 महीना। 25-30 हज़ार देने से मतलब था कि हम महीना में 2-4 दिन इधर उधर कभी गए, ओला उबर से चले गए, काम चल गया, छोड़ दिए गाड़ी। 1 महीना बाद जब उस खोल के गेट देखते हैं तो बहुत कम स्मेल था, लेकिन बहुत कम। हम कहे चलो 15 दिन और छोड़ो। 1.5 महीना गाड़ी नहीं चलाए, माइक्रो कंज्यूमर अपना काम कर दिया, ढूंढ के जहां भी था, आज तक नहीं पता चला कि कहाँ था। तो वहां माइक्रो कंज्यूमर ढूंढ लिया। तो क्या है कि बायोलॉजी का अगर हम टीचर न रहते तब तो हम खुलवा लेते गाड़ी, क्या कि गाड़ी चाहिए था भाई, तो वहाँ लंबा खर्चा में पड़ आ जाते। तो वहां पे क्या था, माइक्रो कंज्यूमर से आप छिपा के कोई भी चीज नहीं रख सकते हो। अगर वो मर गया है, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन माइक्रो कंज्यूमर तो पक्का पहले से पहुंचा होगा, वो अपना काम भी स्टार्ट किया होगा, तभी वो महक रहा है। स्मेल कब आता है? जब उसको सड़ा रहा है, गला रहा है, तभी वो स्मेल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अपना काम स्टार्ट कर दिया, तभी वहां पे बदबू मारे हुए हैं, स्मेल कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। एक टर्म आता है न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, स्पेशल पॉइंट के अंतर्गत है। क्या है न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन? जरा देखिए, इसी को देखिए, यहीं पे खत्म कर देते हैं। इसको तो खा लिया ये, तो जो ये न्यूट्रिएंट लिया प्लांट, सॉइल से न्यूट्रिएंट लिया था, वो न्यूट्रिएंट कहाँ पे आ गया? रेबिट के पास। रेबिट को अगर फॉक्स खा लिया तो न्यूट्रिएंट कहाँ पे आ गया? फॉक्स के पास। फॉक्स से अगर न्यूट्रिएंट लायन खा लिया है तो कहाँ पे आ गया? न्यूट्रिएंट आ चुका है लायन के पास। अब जो कभी ना कभी प्लांट गिरेगा मरेगा, रेबिट गिरेगा मरेगा, इसका भी, तो उसको सराएगा गलाएगा कौन? माइक्रो कंज्यूमर। एक बार माइक्रो कंज्यूमर में चला गया, अब माइक्रो कंज्यूमर को कौन मारेगा? तो जो न्यूट्रिएंट यहां से, ये लोग के पास जो न्यूट्रिएंट था चला गया क्या माइक्रो कंज्यूमर में? तो एक तरह से न्यूट्रिएंट वहां पे जाके रुक गया, मोबिलाइजेशन उसका रुक गया, अस्थिर हो गया, माइक्रो कंज्यूमर में एकोमोडेट हो गया। इसी बात को तो बोलता है न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। यहाँ तो मोबिलाइज था, प्लांट को खा लिया रेबिट, रेबिट को खा लिया फॉक्स, फॉक्स को खा लिया, खाते खाते। तो माइक्रो कंज्यूमर जो है यहाँ पे टेम्पोररी अनअवेलेबल कर देगा उस न्यूट्रिएंट को दूसरे प्लांट के लिए। दूसरा प्लांट उसको ले ही नहीं पाएगा, जब तक माइक्रो कंज्यूमर उसको छोड़ेगा नहीं तब तक वो ले ही नहीं पाएगा वो न्यूट्रिएंट। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन बोला जाता है। व्हेल मछली, अगर कभी आपसे पूछे व्हेल मछली को किस में रखिएगा, ये जो ग्रास है
ग्रास को खाने वाला रेबिट, रेबिट को खाने वाला फॉक्स, फॉक्स को खाने वाला लायन, यही लाइन चल रहा है तभी से। अगर व्हेल मछली की बात करें तो कहां रखोगे? तो मैंने बोला था इसके जगह हम फाइटोप्लैंक्टन की बात कर सकते हैं, इसके जगह जू प्लैंक्टन की बात कर सकते हैं, इसके जगह स्मॉल फिश की बात कर सकते हैं, और इसके जगह लार्ज फिश। अगर आपसे पूछे व्हेल मछली कहां पे आएगा, गलत हो गया। तो सर व्हेल तो बड़ा लार्ज होता है, ब्लू व्हेल, इसीलिए तो बता रहा हूँ इसका स्पेशल पॉइंट करके। व्हेल मछली लार्ज फिश इसमें आएगा, लास्ट में टॉप पे आएगा। लेकिन व्हेल के बारे में स्पेशल बात करें ना, तो व्हेल मछली फिल्टर फीडर होता है, फिल्टर करके खाने वाला। वो ज्यादातर इस कैटेगरी को खाता है। इसको खाने वाला कहां पे आ जाएगा? सेकेंडरी के पास आ जाएगा। ये कौन सा है? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो व्हेल मछली किसके अंतर्गत आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा। क्या कि उसका फीडिंग पैटर्न है फिल्टर फीडर। व्हेल क्या करेगा? मुंह खोल के बैठल रहता है, ढेर सारा छोटा छोटा ये सब जू प्लैंक्टन सब आया, मुंह में घुस गया, दांत बैठा लेता है, और फिर पीछे से दाबेगा तो सब पानी को निकाला, क्या कि पानी तो खा रहा है, समुद्र में न रहेगा, नदी में थोड़ी रहेगा, और तब उसको खाएगा। तो वो किस में आएगा? याद रखिएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है। व्हेल की अगर बात करें तो फिल्टर फीडर के कारण उसको टॉप पे ना रख के कहाँ रख लेंगे? सेकेंडरी, क्योंकि हम लोग खाने के पैटर्न पे ही तो इसको बात कर रहे हैं, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। अलग बात है कि लार्ज फिश होते हुए भी टॉप पे ना आके किसमें आ गया। एक तो ये बात। दूसरा, जरा गौर कीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो हम लोग अगर दूध पी रहे हैं तो दूध किसका पीजिएगा? तो रेबिट के पास आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर का, गाय का, इसी में ना। और इसको पीने वाला हम लोग कहां पे आ गए? सेकेंडरी वाला क्या बोला गया था? कार्निवोर। कार्निवोर मेनली क्या है? कार्निवोर। तो कार्निवोर में घुस गए। तो यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम हर्बीवोरस है, मीट मछली नहीं खा रहे हैं, तो आप दूध तो पी रहे हैं ना, तो दूध क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। और जहां एनिमल प्रोडक्ट में गए कुछ सीधे चला गया कहाँ? कार्निवोर। तो जो आदमी बोले मीट मछली नहीं खाते, उसको थोड़ा सा इकोलॉजी पढ़ा देना है कि आप नहीं भी खा के क्या कर रहे हैं। वो तो मन का सेटिस्फेक्शन है कि आप मीट मछली नहीं खा रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट तो खा रहे हैं, चाय तो पी रहे हैं आप, रसगुल्ला तो दबा रहे हैं, दही तो खा रहे हैं, और सब किससे बन रहा है? मिल्क, दूध। और दूध कहाँ से आ रहा है? समझ गए कि कहाँ पे हम लोग नहीं, तो इस जगह पे। अब कुछ होता है प्लांट का पैरासाइट, मान लीजिए प्लांट पैरासाइट है। अब अगर मान लीजिए हम आपको प्लांट पैरासाइट नहीं बताया और आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, क्वेश्चन आ गया प्लांट पैरासाइट को कहाँ रखिएगा, बताओ कहाँ रखोगे? कहाँ पे रखोगे? अगर हम इसको बोले ट्रॉपिक लेवल 1, इसको बोले ट्रॉपिक लेवल 2, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल 3, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल 4, प्लांट पैरासाइट कहाँ पे रहेगा? इस पे आ जाएगा, प्लांट के ऊपर जो भी निर्भर है। तो मैंने क्या बोला, एक लाइन ये याद रखना है, यहाँ का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, ये लाइन पहले लिखो और सोच दो, अपने आंसर आएगा। व्हेल के बारे में भी क्या था? सोचना था आपको, फिल्टर फीडर होता है, फिल्टर करके खाएगा, फट से बताएगा। अगर मैं पूछूं वैसा प्लांट जो इंसेक्टिवोरस है, वो किस में आएगा? इंसेक्ट को खाने वाला। तो प्लांट के ऊपर रहने वाला इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाने वाला कहां चला गया? लेकिन प्लांट है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट खाना भी खुद से बनाता है, वो तो नाइट्रोजन के लिए खाली इंसेक्ट को खा रहा है, तो खाना खुद से बना रहा है, तो वो कहां आएगा? तो T1 में भी आएगा और T3 में भी आएगा, दोनों कैरेक्टर है उसका। तो बोल देगा इंसेक्टिवोरस प्लांट किस ट्रॉपिक लेवल में, इसको बोलता है ट्रॉपिक लेवल। ये सब अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है, T4 ट्रॉपिक, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड। बोल देगा इंसेक्टिवोरस प्लांट किस किस ट्रॉपिक लेवल में आएगा, तो नहीं बता देंगे फट से। सोचना है, एक लाइन लिखना है और उस पर सोच दीजिए, आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता है। ये ट्रिक है, इसी पे तो खेला हो जाएगा सारा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। आइए फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पे आते हैं। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में अगर आए तो उसमें मेनली दो फंक्शन के बारे में बात किया जाता है, एक मिनरल साइकिल के रिगार्डिंग बात किया जाता है और दूसरा एनर्जी फ्लो। मिनरल साइकिल जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब के रिगार्डिंग बात किया जाता है। और एक होता है
एनर्जी का फ्लो, एनर्जी का फ्लो करवाएगा। एनर्जी फ्लो क्या, यही तो है एनर्जी फ्लो, सामने तो है एनर्जी फ्लो। जैसे आइए देखते हैं इसको, थोड़ा सा हम लोग हेडिंग डालेंगे, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, फंक्शन, फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो बात आएगा। एक जो आएगा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में मिनरल साइकिल, पहले पढ़ना था मिनरल साइकिल आप लोग को, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, अब हटा दिया है, नया वाला में दिया ही नहीं। और दूसरा होता है एनर्जी फ्लो। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में यही दो आएगा, मिनरल साइकिल और एनर्जी फ्लो। मिनरल साइकिल और एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं, और सारा खेला मैंने क्या बताया, इसी पे है कि ग्रास, ग्रास को खाने वाला, रेबिट, रेबिट को खाने वाला, फॉक्स, फॉक्स को खाने वाला। ये लाइन लिखिए, इस पे सोच दीजिए, खेले खत्म है। मिनरल साइकिल क्या, प्लांट है, तो प्लांट मिनरल्स कहां से लिया होगा, तो अब देखिए ग्रास के जगह, ये ग्रास है लेकिन आप इसको प्लांट लिख सकते हो, प्लांट है। और प्लांट अगर लिख दिए तो अब यहां हम दिखा देते हैं कि ये मान लो थोड़ा बड़ा प्लांट ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो मिनरल्स कहां से लिया, यहीं से न लेता है, सॉइल से ही न लेता है, मिनरल सॉइल से ले लिया। अब जो प्लांट मिनरल सॉइल से लिया, इसी को रखा के कौन जिंदा है, तो मिनरल कहाँ है, रेबिट के पास आया, मिनरल्स कहाँ आ जाएगा, फॉक्स के पास आएगा, मिनरल्स कहाँ आएगा, लायन के पास आएगा। और कभी तो ये सब मरेगा, कभी तो मरेगा, जब मरेगा तो यहाँ पे कौन काम करेगा, डी कंपोजर। और डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करके फिर से डाल दिया सॉइल में, हो गया साइकिल, जहां से स्टार्ट किए वहीं पे डाल दिए, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कोई भी मिनरल्स की बात कर लो, नाइट्रोजन की आप बात कर लो, नाइट्रोजन जो फिक्स किया हुआ रहेगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, यही सब करता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्स करके रखेगा उसको प्लांट ले लेगा। प्लांट लिया तो मान लीजिए ग्रास लिया, ग्रास से आ गया कहाँ, रेबिट के पास, रेबिट से कहाँ आ जाएगा, फॉक्स के पास, फॉक्स से कहाँ आएगा, लाइन के पास। और कभी तो इसका प्लांट का टनी उनी गिरेगा, लीफ गिरेगा, इसका भी गिरेगा कुछ ना कुछ, कभी तो मरेगा, मरा, मरा, मरता गया, डिकम्पोजर डिकम्पोज करके फिर से डाल दिया सॉइल, यही तो है मिनरल साइकिल। और जो दूसरा बात है, मिनरल साइकिल तो यही है, दूसरा क्या बोल रहा है, एनर्जी फ्लो। तो प्लांट किसका एनर्जी लिया था, सन से लिया था ना, सनलाइट के प्रेजेंस में ना मिनरल्स लिया था। मिनरल्स कब लिया था, जब फोटोसिंथेसिस करना था तब ने लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, सॉइल से वाटर प्लस मिनरल्स लिया था, तब ना C6H12O6 बनाया था। तो ये ग्लूकोज क्या एनर्जी ही तो था, केमिकल एनर्जी। प्लांट क्या किया, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, और जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो वही केमिकल एनर्जी खा के रेबिट जिंदा था, तब तो रेबिट दौड़ रहा था, इसी केमिकल एनर्जी को तोड़ के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, बॉडी के हीट को मेंटेन करके रखा था, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, बोल रहा था, आवाज निकाल रहा था, नहीं तो वो सब में एटीपी काम कर रहा था, केमिकल एनर्जी, उसको खा के फॉक्स भी वही सब काम कर रहा था, लायन भी वही सब काम कर रहा था। तो यही तो है एनर्जी फ्लो, बचपन से पढ़ते आए हो, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही तो था, पढ़े हो थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों में पढ़ना है, पता है कि नहीं, थर्मोडायनामिक्स आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही तो है। और सेकेंड लॉ में एंट्रोपी, क्या होता है एंट्रोपी, पढ़े हो, एंथैल्पी, एंट्रोपी, डेल एच, डेल एस, डेल एच बराबर टी डेल एस, नहीं पढ़े हो, डिजॉर्डरनेस बढ़ेगा, नहीं तो वो पढ़े हो, तो वही तो थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी फ्लो में क्या आएगा, यही तो आएगा, यही दो तो फंक्शन है इकोसिस्टम का, या तो वो क्या कर रहा है, मिनरल साइकिल को चला रहा है, या नहीं तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी का फ्लो करवा रहा है। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, तो यही दो बात तो कर रहा है बच्चों, क्लियर है। अब इसी में क्या आता है, एनर्जी का फ्लो क्यों किया, ये जो कर रहा है तो ये है क्या आखिर, तो यही तो है फूड चेन,
ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे? सब शुरू से ही तो बात किया, इस चैप्टर का पूरा नींव ही है क्या? फूड, इसी को तो बोल रहे हैं फूड चेन, यही तो है फूड चेन। फूड चेन की अगर बात करें, फूड चेन में क्या हो रहा है? एनर्जी का ही तो फ्लो हो रहा है। खाना हम लोग खा रहे हैं, 4 दिन ना खाइए, बोलना भी मुश्किल हो जाएगा, बेड से उठना भी मुश्किल हो जाएगा। तो खाना में ले क्या रहे हैं हम लोग? एनर्जी तो ले रहे हैं, फॉर्म अलग है। उस फॉर्म को लेके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देगा, और उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने के बाद उसको हम लोग का फॉर्म में ले आया। हमारे सेल जिस एनर्जी को समझता है उस फॉर्म में ले आया, जिस एनर्जी को हमारा सेल समझता है उस फॉर्म में ले आया। बोले तो एटीपी के फॉर्म में ले आया, और वही एटीपी काम कर रहा है तभी बोल पा रहे हैं, वही एटीपी काम कर रहा है तो आप सुन पा रहे हैं, वही एटीपी को तोड़ के अभी मैं हिल डोल पा रहा हूँ, वही एटीपी को यूज करके हम लोग सांस ले पा रहे हैं, वही एटीपी को यूज करके हमारा हार्ट बीट चल रहा है। तो खाना ना खाओ, 4 दिन ना खाइए, भूखे रहिए, पता चल जाएगा एटीपी क्या करता है, एनर्जी क्या काम करता है, तो दिक्कत करवा देगा। तो एनर्जी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फूड चेन। तो फूड चेन पे आइए, जरा सा हेडिंग डालेंगे फूड चेन। फूड चेन की जो बात करेंगे, फूड चेन में क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफर। फूड चेन में क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फूड चेन में जो हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या बात करेंगे? तो ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात करेगा ये। दुए को तो बातें करना है, एक साइकिल और एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आइए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जैसे फूड चेन की अगर जो हम लोग बात करते हैं, तो फूड चेन कोई भी होगा। जैसे एक ये बना लो पहले, ग्रास। ग्रास को खाने वाला क्या था? रैबिट। इसको खाने वाला क्या था? फॉक्स। इसको खाने वाला क्या था? ये जो है, कोई भी फूड चेन होगा तो उसमें प्रोड्यूसर होना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो करना है। और एनर्जी का फ्लो, तो एनर्जी को कन्वर्ट कौन करेगा? एनर्जी को कन्वर्ट प्लांट ही तो करेगा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। बिना प्रोड्यूसर का फूड चेन हो ही नहीं सकता है, प्रोड्यूसर तो चाहिए ही। और अगर प्रोड्यूसर है, शुरू में आया, तो इसको बोलता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसी प्रोड्यूसर को क्या बोल देगा? T1, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। प्रोड्यूसर ही उसी को क्या बोलेगा? ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। उसके बाद जितना है सब कंज्यूमर है, आपको पता है, सब यहाँ पे मैक्रो कंज्यूमर लिखा हुआ फूड चेन में, एक भी माइक्रो का बात नहीं किया, ये माइक्रो का बात नहीं किया है। अब यहाँ पे जो है ये वाला, तो ये भी क्या है? जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। इसको क्या बोल देंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा ट्रॉपिक लेवल में आएगा? T2 में आएगा। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। किस में आएगा? T3 के अंतर्गत बात करेगा। लायन ये सब जो है, ये किस में आ जाएगा? टॉप कंज्यूमर। बताया ना, टॉप होगा, टॉप कंज्यूमर। ये किस में आ जाएगा? T4 कंडीशन में आएगा। तो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकेंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड एंड फोर्थ। क्योंकि सर T5 नहीं मिला, T5 भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, T5 भी मिल सकता है, लेकिन अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम हो तब मिलेगा। क्योंकि सर क्यों? तो उसका रीजन समझिए। देखो बोर्ड पे नजर रखना, सन से जो आने वाला एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी। वैसे तो प्लांट 2 to 10% ही उसका यूज कर पाता है, क्योंकि आपको पता है सन से आने वाले लाइट एनर्जी में एक्सरे है, गामा रे है, यूवी है, विजिबल लाइट है, रेडियो वेव, ढेर सारा है। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है केवल पार रीजन में, PAR, याद आया कुछ? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। पार जो होता है किसको बोल रहे हैं? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। वैसा रेडिएशन जो विजिबल लाइट का रेंज है, और मोस्टली प्लांट उसी पे तो काम कर रहा है। 400 से लेके 700 नैनोमीटर का रेंज पार कहलाता है। वही एनर्जी को ले पाएगा, और वो भी एनर्जी तब ले पाएगा कि जब वो एनर्जी उसके लीफ पे आए, प्लांट के लीफ पे आए। लीफ में भी कहाँ है? उसके मीजोफिल सेल में आए। मीजोफिल सेल में भी कहाँ है? उसके क्लोरोप्लास्ट में आए। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ है? उसके थैलेक्वाइड के ऊपर आए।
बोले तो ग्राना में है, थैलेक्वाइड पे है। थैलेक्वाइड में भी कहा, उसके क्वांटाजूम में चाहिए, क्वांटाजूम में भी कहा, तो पीएस फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत चाहिए, वहां पे एलएससी, एलएससी सब मिलके पीएस फर्स्ट और सेकंड बनाता है। इतना चाहिए, जगह पे चाहिए, तभी जाके वो लाइट कन्वर्ट हो पाएगा किसमें, एटीपी और एनएडीपीएच में, और वही एटीपी और एनएडीपीएच को फिर प्लांट डार्क रिएक्शन के माध्यम से कन्वर्ट कर पाएगा किसमें, उसको डार्क रिएक्शन के में उसको कन्वर्ट कर पाएगा किसमें, ग्लूकोज में, नहीं तो ग्लूकोज में फिर कन्वर्ट कर पाएगा, तभी जाके काम बनेगा, है ना। तो इसे चाहिए। तो कहने का मतलब लाइट जो आता है सन से, उसका 2 to 10% ही मैक्सिमम बता रहा हूं यूज कर पाता है। खैर जितना भी यूज किया, सन से आने वाले लाइट का कितना यूज किया, 2 to 10%, इससे ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कौन, ग्रीन प्लांट। जो भी यूज किया आप उसको 100% मान लो, ऐसा मान लो ये 100% एनर्जी, इसके पास जो भी 2 से 10% वाले एनर्जी को 100%, कोई भी टॉपिक लेवल अपना 100% अगले को नहीं देगा। मान लीजिए मैं कमाता हूँ 1 लाख रुपया और आप हमसे मांगने आए तो 1 लाख आप ही को दे देंगे, तो हम रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या, रेंट क्या देंगे, मेरा पेट्रोल डीजल का खर्चा कहाँ से आएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, आप हमसे मांगने आओगे तो मैक्सिमम मैं वही दे पाऊंगा जो मैं बचा पाता हूँ, वही ना, जो मेरा खर्च है पर्सनल खर्च के ऊपर जो बचेगा। तो मैक्सिमम टाइम देखा जाता है 10%, 10%, तो कहने का मतलब 10,000। अब 10,000 सपोज कीजिए इस बच्चे को हम महीना में 10,000 दे रहे हैं, अब इससे ये फ्रेंड मांग रही है कि 10,000 दे, तो ये पूरा दे देगी, तो ये रहेगी कैसे, ये खाएगी कैसे, तो उसका 10% देगी, तो उसका 1% क्या होगा, 10% क्या होगा, 1,000। अब 1,000 इसको महीना में मिल रहा है, इससे वो मांग रही है कि दे दे भाई, पॉसिबल ही नहीं है, उसका 10% अगला को ट्रांसफर होगा। तो जब भी एनर्जी ट्रांसफर होता है एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में 10% ही होता है। तो 100 है, 100 अगर इसका मान लें, 100% इसका माने, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10% ही टॉपिक लेवल ट्रांसफर होगा, बाकी सब ये रखेगा, इसका 10 का क्या आएगा 1%, यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, सोचिए कितना एनर्जी कम आया। अब इसके बाद T5 में जाएं तो निग्लेजेबल हो गया, बहुत कम हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला, T5 तभी संभव है जब कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम हो। इस बात को आप आसान तरीके से समझिए, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में T5 मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए मैं बायो पढ़ाने का 1 लाख रुपया एक बच्चे से चार्ज किया, ठीक, और साल भर में मैं 10 ही बच्चे को पढ़ा पा रहा हूँ, सबको अलग अलग पढ़ा रहे हैं, तो मैक्सिमम मान लीजिए 10 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो 10 बच्चा गुना 1 लाख, तो कितना आ गया, 10 लाख का कमाई हुआ। अब मैं क्या करूं, मैं बोलूं कि बच्चे से 10,000 लेना है, बच्चे से कितना लेना है हमको, 10,000 लेना है, 1 लाख के जगह हम 10,000 ले रहे हैं, नहीं दाम कम किए, एक बार में हजारों बच्चे को पढ़ा बैठा दिए। सपोज कीजिए हम एडमिशन ले लिए 10,000 बच्चे का, 1,000 का 10 को बैच है, 1,000 का 10 को बैच ले लिए, 10,000 एडमिशन हम ले लिए, एक बच्चे से 10,000 चार्ज किए, अब देखो कितना आया मेरे पास, 80, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, हुआ खेला। मेरा मेहनत तो वही लगा, एक एक को जो हम अलग अलग पढ़ा रहे थे, ज्यादा हैवी अमाउंट ले रहे थे, तो 10 ही को पढ़ा पा रहे थे, अकेले अकेले बैठा पढ़ा पा रहे थे, 10 ही को पढ़ाए, 10 ही लाख का इनकम आया। नहीं इसी पे तो काम कर रहा है अभी, PW LN सब इसी पे तो काम कर रहा है अभी, जो रेट घटा के काम कर रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़िए, PW का सब्सक्रिप्शन कितना, 2,500 से 3,000, 4,000, 4,000 लिया, 10 करोड़ से ले लिया, जोड़ लीजिए कितना का उसका इनकम। अब वही एगो टीचर, एगो फिजिक्स में, एगो केमिस्ट्री में, एगो बायो, एगो मैथ, एगो स्टूडियो, यही तो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। ऑनलाइन में क्या है कि चांद पे भी अगर नेट है तो वहां भी रह के आप पढ़ सकते हैं, मंगल ग्रह का आदमी पढ़ ले, नहीं पढ़ लेगा, नेट है, यहाँ पढ़ाऊंगा मंगल ग्रह पे पढ़ेगा, वहां भी तो डॉक्टर बनता होगा, वहां भी तो मेडिकल कॉलेज होगा, ऐसा तो नहीं है नहीं होगा। जहां भी अगर यूनिवर्स में और कहीं भी
लाइफ है तो पक्का वहां भी ऑलमोस्ट सब चीज होगा, और नेट का कम्युनिकेशन हो जाए नेट वाला तो आराम से पढ़ा दे यहाँ से। यही कॉन्सेप्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी है। मैंने बोला कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, थोड़ा थोड़ा ही मिला। यहाँ देखो थोड़े थोड़े ना, बच्चे को क्या लगा, जहां 1 लाख लग रहा था वहां 10,000 लग रहा है, लेकिन बच्चे को तो कम ही लगा, पढ़ाई भी हो गया, लेकिन इसमें टीचर कमा लिया, नहीं कमाया। तो इसीलिए तो पटना का जो है, पटना में जैसे अभी तो कॉर्पोरेट सब घुस गया है, इसके आने से पहले सबसे सस्ता पढ़ाई पटना का ही था, आपको बता दो। इवन गांव से सस्ता था। गांव में भी मैं जब जाता था तो मेरा यहाँ का फी उस समय था 15,000। 15,000 रुपया हम 2 साल का फाउंडेशन लेते थे उस समय, मतलब आज से 7-8 साल बैक चले गए, 15,000। जब गांव जाते थे तो मालूम चलता था एक बच्चा से 1,000 रुपया ले रहा है बायोलॉजी वाला, 2 साल तक लिया, कितना ले लेता था, 24,000। तो हम सोचते थे पटना में रह के हम लोग 15,000 में पढ़ा रहे हैं, और 24,000 ले ले रहा है। अंतर बस इतना ही था, हम लोग कोशिश करते थे एक बार दे दे भाई, और बोलता है हजारे हजार दे, महीने महीने दे। हम लोग से ज्यादा महंगा वहां पे। वो तो कॉर्पोरेट अब घुस गया है तो कहिए कि महंगा कर दिया है। कॉर्पोरेट जो आया है तो यहाँ का तो गार्जियन का बेवकूफ़ी है। क्या बेवकूफ़ी है? कॉर्पोरेट में कौन टीचर है? यही का तो टीचर है, लंदन से उठ के थोड़ी आया। कोटा में 80% टीचर बिहार का। अगर मान लो कोटे से आया तो कौन आया? बिहारी ना आया। जो पढ़ाई आपको 50,000 में बह जाता था बच्चा, अभी 3.5 लाख रुपया ले जाके दे रहा है। किसका गया पैसा? बिहार का। कहाँ गया पैसा? कोटा चला गया, राजस्थान चला गया। स्टेट चेन डेवलप कौन करेगा? इनकम टैक्स कहाँ देगा? इंडिया वाले को देगा, तो वहां से आएगा फिर उसका स्टेट कोटा कट के, स्टेट वाला। तो डेवलप कौन किया? कोटा। पैसा कौन दिया? नुकसान में कौन रहा? तो यहाँ का गार्जियन का सोच है वही, टीचर सब कुछ वही, लेकिन क्या है, वो कॉर्पोरेट है, उसके पास पैसा है तो बड़ा बिल्डिंग लेगा, बिल्डिंग को अच्छे से सजा देगा, जाइएगा तो एसी एकदम पूरा टनाटन, कॉफी लाके देगा, कोल्ड ड्रिंक्स लाके देगा, पानी लाके देगा, 4 आदमी आपके पीछे लगा रहेगा, कहा कि पैसा निकालना है। गार्जियन का देखता रहे मेरा बच्चा एसी में। भाई यहाँ तक कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट ये तक नहीं बताएगा कि कौन टीचर आके आपको पढ़ाएगा। नाम दो पहले, मेरे बैच को कौन लेगा, कौन पढ़ाएगा? मालूम चला बायोलॉजी में 10 गो टीचर घुसे ले, केमिस्ट्री में 10 गो टीचर घुसे ले, पागल हो जाता बच्चा पढ़ पढ़ के, पता ही नहीं चलता क्या खेला हो रहा है। टीचर का तो नाम दे नहीं रहा है। कोई बड़ा इंस्टीट्यूट दिया क्या आज तक नाम? कौन टीचर पढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं, अपना नाम देगा। आपको टीचरों का पता नहीं है, आप क्या टीचर से इंटरेक्ट कीजिएगा? जब तक बच्चे का इंटरेक्शन थोड़ा सा होता है, जब डर भागता है कि थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे टीचर से, तब तक टीचर चेंज हो जाता है, ले खेले खत्म। अब दूसरा आ रहा है, दूसरा मोड में पढ़ा रहा है, बच्चा संभल ही नहीं पाता है कि तीसरा मोड आ गया, चौथा मोड आ गया, पागल हो जाता है। पैसों लिया, ठीक से समझाया भी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग दीवाने हैं उसी के, काहे? फैसिलिटी दे रहा है। पढ़ने के लिए क्या अच्छा चाहिए आपको? बहुत बड़ा मकान में बहुत सुंदर मकान चाहिए कि बहुत अच्छा टीचर चाहिए? एक्चुअल में चाहिए क्या आपको? टीचर चाहिए, बेसिक फैसिलिटी होना चाहिए, पढ़ाई वही ना कराएगा। जैसे मेरे से एक दिन ऐसा ही कुछ डिबेट हो रहा था कहीं पे, तो बातचीत हुआ तो उसमें स्कूल वाला बात आ गया कि कौन स्कूल में दिए, फलना स्कूल में, अरे वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा सा है। तो हम बोले इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बैठा के आपके बच्चे को पढ़ाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट बड़ा है आपके स्कूल का, जहाँ पे आप बच्चे को दिए, आपके बच्चे को कौन पढ़ाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। एसी पढ़ा देगा, पंखा पढ़ा देगा, पढ़ाएगा तो टीचर ही ना। अब टीचर जानते हो उस स्कूल का? तो नहीं। हम बोले हो गया खेला खत्म। वो टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है आपका बच्चे को, देखिए ग्रोथ, ग्रोथ देख लो। नंबर ऑफ रिजल्ट जो दिख रहा है तो ये भी तो काउंट करोगे। जैसे आपको मान लीजिए किसी बच्चे को 9 नंबर आया और किसी बच्चे को 70 नंबर आया, 10 में 9 आया था, 100 में 70 आया, तो कौन बढ़िया? ए बढ़िया कि बी बढ़िया? ए बढ़िया कि बी बढ़िया? लेकिन कहेगा तुमको तो 9 नंबर आया। कोचिंग वाला क्या करता है? ये दिखाता है कि मेरे यहां से इतना रिजल्ट हुआ, लेकिन कितना में वो दिखाओ। वो कभी देखा क्या? आप क्या देखे?
अरे वहां से 5,000 बच्चा रिजल्ट दिया मेडिकल में, कितना में, तब ना पता चलेगा कि कौन बढ़िया। ये तो दिखा रहा है वो 5,000 रिजल्ट हुआ, 5,000 रिजल्ट हुआ, छाप देगा पेपर, कितना में। 2 लाख बच्चा रहता है तो 2,000 देने में तो हालत खराब हो जाता है, नानी दादी सब हो जाती है 2 लाख बच्चा में। बढ़िया तो वो न है जिसके पास, हम लोग के पास, मेरे पास 2016 में 40 को बच्चा टारगेट में था, 16 को रिजल्ट दिए थे, रिकॉर्ड रह गया मेरा। आज तक इतना रिजल्ट हम दोबारा नहीं दे पाए, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट नहीं, गर्दा मचा दिए थे उस साल। 40 को में 16 को निकल गया, मजा आ गया था। हाँ, तो कहने का मतलब है परसेंटेज ऑफ रिजल्ट देखिए आप लोग, क्या है गार्जियन क्या देखते हैं, 5,000 बच्चा वहां से जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर गार्जियन देखे, पढ़ाई तो देखता बच्चा ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि 3.5 लाख देके फंस गया। अब दोबारा गार्जियन को बोलेगा पापा नहीं बुझा रहा है, तो पटक के मारेंगे बाबूजी 3.5 लाख रुपया दिला दिया है, कहता नहीं बुझा रहा है, तो बच्चा डरे बोलता नहीं, नहीं भी समझ में आ रहा चल रहा है, 2 साल बर्बाद कर दिया पहले तो। अब 2 साल में इतना ना लोड हो गया, गार्जियन पे लोड हो गया, तो अब बच्चा कहीं जा ही नहीं पा रहा है। गार्जियन को बोल रहा है कहीं पढ़ेंगे, तो गार्जियन पढ़ रहे हैं गले में पढ़े नोट्स है ना जी पढ़ो, कुछ बुझे ही नहीं रहा है, नोट्स तो ऐसे ही रोड पे भटकता है। कोई भी इंस्टीट्यूट का नोट्स चाहिए आप उनको बोलिए देखे तुरंत मिल जाएगा। आप चल जाओ गांधी मैदान चले जाओ, वहाँ देखो सबका नोट्स रखा हुआ है, ऑनलाइन खोजो ढेरों मिल जाएगा आपको। तो नोट्स से अगर पढ़ा देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही पढ़ा देगा, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे कभी भी गार्जियन को तो नहीं भागना चाहिए, और आप लोग को भी नहीं भागना चाहिए। आप लोग ये देखिए समझ में आ रहा है, समझ में जहाँ आ रहा है आपके लिए बेस्ट है, चाहे वो बड़ा इंस्टीट्यूट हो या छोटा इंस्टीट्यूट हो सकता है आपके होम ट्यूटर बहुत जगह से अच्छा पढ़ा दे, तो वो बेस्ट है आपके लिए, जहां अच्छा लगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। और जब भी रिजल्ट देखिए तो ये नहीं देखिए कितना रिजल्ट, ये देखना है कितना में कितना रिजल्ट, तब आएगा मजा, तब आएगा देखना। कभी रोड पे जाना है लिखल रहेगा 1 1 1 1 1 रैंक 1 रैंक 2 रैंक 1 1 1 1, हम तो देख के दंग रह जाते हैं 1 1। और वहां रोक के ध्यान से देखना, छोटा लिख रहेगा SC ST PH 2007 2014 डिस्क्रिप्शन, छोटा सा, इतना छोटा लिख ले रहेगा कि बड़ा, कोई भी चीज अगर दिखाओगे बड़ा चीज जल्दी दिखता है ना, आंख अगर बड़ा चीज को देखेगा तो छोटा चीज को फोकस ही नहीं कर पाएगा, एक ही टाइम में आप बड़ा छोटा नहीं देख सकते हो, एक ही टाइम में आप नजदीक और दूर का चीज नहीं देख सकते हो क्लियर आई से। नजदीक देख रहे हो तो दूर नहीं दिखेगा, कभी गौर करना, और दूर देख रहे हो तो नजदीक का चीज ब्लर रहेगा, ध्यान दिए हो ये बात। तो लोग इसी का तो खेला करता है, ब्रेन गेम करता है, बड़ा सा लिख दिया 1, इतना बड़ा लिखेगा 1, यहाँ लिखेगा 1993, 1993 में एक रिजल्ट दिया था भाई। अब क्या हुआ, गार्जियन को दिख रहा है 1 आई, नीचे दिख रहे हैं SC जो छोटका है, जो पता नहीं चल रहा है SC का रिजल्ट है, ST का रिजल्ट है, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ PH का रिजल्ट है। PH सब में सीट खाली चला जाता है मेडिकल कॉलेज का, आपको पता है, फिजिकली हैंडीकैप इसका सीट खाली चला जाता है, सीट भर ही नहीं पड़ता है, हर एक साल कितनों सीट खाली चला जाता है, और सब दिख रहा है 1, दूर से क्या दिख रहा है, बाप रे रिजल्ट दिया है, एकदम गर्दा मचा दिया है। तो ये सब चक्कर में रहिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। चलिए इधर पढ़े हम लोग, हाँ हो गया बस। तो बता रहा था एनर्जी, तो वही चीज है, एनर्जी का ट्रांसफर कम ही कम हुआ, कम ही कम आया, लेकिन ढेर सारा आ गया। जैसा कि बताया 10 ही 10,000 आया, लेकिन 10,000 से आ गया तो बड़ा हो गया ना, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया ना। तो इसीलिए मैंने बोला T5 भी अवेलेबल है, लेकिन कहाँ अवेलेबल होगा, कॉम्प्लेक्स इको सिस्टम में नहीं। तो जनरली T5 की जो बात करेंगे, T5 भी अवेलेबल होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स इको सिस्टम। एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ, आधा घंटा या 1 घंटा। हम्म, ठीक, नहीं क्लियर है यहाँ तक। तो T5 भी अवेलेबल होगा, T5 भी अवेलेबल होगा, लेकिन किसमें, इन कॉम्प्लेक्स इको सिस्टम। जनरली T4 तक ही क्यों रह गया, आप आंसर कर दोगे,
दूसरा बात एक क्या बताया कि 10% जा रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर कितना हुआ 10%, 10%, 10% ही ना। तो यही तो लिडमैन का लॉ है। लिडमैन नाम के साइंटिस्ट यही तो 10% लॉ दिए थे कि एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा 10%, उसी को 10% लॉ बोला जाता है। फूड चेन जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। देखो इसका एनर्जी इसके पास गया, इसका एनर्जी इसका, इसका इसका। अब मान लो लायन को बोलेगा कि फॉक्स की हम खा ले, मजा ले क्या? फॉक्स को बोलेगा रेबिट हम खा ले, खाता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, उल्टा हो ही नहीं सकता है। एनर्जी का जब भी फ्लो होगा हाई टू लो, 1 लाख में कमा रहा हूं 10,000 दिया, अब मैं अगले को बोलूं कि ला मेरे 1 लाख रुपया दे, अब इसका कमाई का औकात ही है 10,000 रुपया महीना में, 1 लाख कहां से देगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो वही है कि बैकफ्लो नहीं हो सकता है, जब भी जाएगा क्या जाएगा यूनि डायरेक्शनल जाएगा। नहीं, जब भी जाएगा एनर्जी का फ्लो, जब भी बात करेंगे कैसा बात करेंगे यूनि डायरेक्शनल फ्लो की बात करेंगे। जितना छोटा फूड चेन उतना ज्यादा एनर्जी। नहीं, जैसे प्लांट, प्लांट के ऊपर पिकॉक डायरेक्ट रहता है, तो प्लांट T1 डायरेक्ट पिकॉक उसके ऊपर रह रहा है तो T2 में एनर्जी ज्यादा। फूड चेन छोटा, एनर्जी ज्यादा। जितना लंबा फूड चेन उतना ही कम एनर्जी जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि फूड चेन छोटा ही T4 पे जाते जाते खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां तक जाते जाते एनर्जी निग्लेजेबल अमाउंट में हो जाता है। और अगर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है तो वही निग्लेजेबल सब मिलके बड़ा वॉल्यूम करा देता है। अगर एनर्जी के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे कमजोर लायन है, देख लो, सबसे कमजोर लायन है एनर्जी के बेसिस पे देखा जाए तो। लेकिन पता है लायन कमजोर है कि क्या है? फिजियोलॉजी के बेसिस पे देखा जाए तो लायन सबसे मजबूत हो जाता है। तो ये चीज हो जाता है। जरा गौर कीजिए, फूड चेन इतना महत्वपूर्ण है, इसके बावजूद भी कहीं भी किसको नहीं रखा गया? डिकम्पोजर, माइक्रो कंज्यूमर को तो कहीं जगह ही नहीं दिया गया। फूड चेन का ड्रॉबैक है कि फूड चेन में सेप्रोफाइट का कोई जगह नहीं दिया गया, माइक्रो कंज्यूमर का कहीं जगह नहीं दिया गया। अगर कभी ड्रॉबैक ऑफ फूड चेन पूछे तो पहला ड्रॉबैक यही आएगा। दूसरा है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही होता है, बायडायरेक्शनल नहीं होगा। फूड चेन का और भी ड्रॉबैक है, ये स्टेबल नहीं है, फूड चेन स्टेबल नहीं होता। एक भी ट्रॉपिक लेवल को मार दो, पिछले क्लास में मारे थे ना फॉक्स, आज बोलो किसको मार दे? लायन को अगर मार दो, लायन को मारोगे फॉक्स तेज हो जाएगा, फॉक्स ज्यादा हो गया, फॉक्स के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि इसको मारने वाला कोई नहीं रहेगा, तो ये किसको खा के खत्म करेगा? सब रेबिट को चपट कर जाएगा। रेबिट गया तो क्या बचेगा? ग्रास। अब ग्रास, ग्रास भी फेवरेबल में आ गया, इसको खाने वाला कोई नहीं है, इसको कंट्रोल कोई नहीं कर पाएगा, बड़ी तेजी में ग्रो कर जाएगा, न्यूट्रिएंट शॉर्ट करना स्टार्ट करेगा और ये तो भूखे मर जाएगा। कुछ दिन ये रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी मरेगा। ऐसे डिकम्पोजर वहां डिकम्पोज करता जाए तो काम चल जाएगा। डिकम्पोजर अगर यहाँ पे चाहे तो काम चला सकता है। कौन? कि कंपटीशन हुआ, घास मरने लगा, डिकम्पोजर डिकम्पोज करके डिकम्पोज 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 डिकम्पोज, साइकिल पूरा। तो सबसे इंपॉर्टेंट की जो बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट में आपका एक प्रोड्यूसर है और दूसरा क्या है? डिकम्पोजर है। इसका तो उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है। अगर ये दो रहेगा तो यहां खेला कर सकता है, लेकिन ये सब ना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है, हमारे इकोसिस्टम का दो मेन कंपोनेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक प्रोड्यूसर और दूसरा डिकम्पोजर। अलग बात है कि फूड चेन में डिकम्पोजर को कोई जगह नहीं दिया गया, ये तो खराब बात है। नहीं तो आप कहीं लिख सकते हो नोट करके, क्या लिखेंगे? जनरली क्या लिखेंगे? द डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर जहां बोले तो दिमाग में क्या आना चाहिए? बैक्टीरिया का। दूसरा क्या आना चाहिए? फंजाई का। नहीं, आर नॉट इंक्लूडेड इन, आर नॉट इंक्लूडेड इन, कहां पे? इन द फूड चेन। नहीं, लेकिन अगर इंक्लूड करे, तो कहां पे इंक्लूड करना होगा? डिकम्पोजर को अगर इंक्लूड करेगा तो कहां पे करेगा?
सबसे टॉप पे करेगा, लास्ट टॉपिक लेवल में करेगा, नहीं उससे भी टॉप पे कर देगा तो डिकम्पोजर वहां चला जाएगा। अब फूड चेन का भी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ फूड चेन जरा देखिए कैसा होता है। क्या हो गया, थक गए? टाइप्स ऑफ फूड चेन, टाइप्स ऑफ फूड चेन, बस टाइप्स पर आगे छोड़ दे। कहा है थक गए, कहीं जाना है, क्लास है, तो आपको तो पहले ही ना जाना था। चेंज कितने बजे से? तो आधा घंटा है। क्या भूख भूख लग गया क्या? अच्छा ठीक ठीक, खाली टाइप्स बता के छोड़ दो, टाइप्स बता के छोड़ देना। तो टाइप्स ऑफ फूड चेन, पहला है ग्रेजिंग फूड चेन, बस तुरंत खत्म हो जाएगा, अभी जो सीखे हैं बस कनेक्ट कर देते हैं, दुए को टाइप्स पर आना है, ग्रेजिंग और एक्वेटिक, तुरंत खत्म हो जाएगा। देखिए ना तुरंत, ग्रेजिंग फूड चेन देखो ना, सब पढ़ा दिए, खाली याद दिलाना है। ग्रेजिंग फूड चेन या इसी का एक दूसरा नाम है प्रीडेटरी फूड चेन, प्रीडेटर मतलब शिकार और शिकारी वाला। तो ग्रेजिंग फूड चेन बोलिए या प्रीडेटरी फूड चेन बोलिए, बहुत ही कॉमन टाइप का है। ज्यादातर जो फूड चेन होता है हमारे इकोसिस्टम का वो यही है, ज्यादातर फूड चेन हमारे इकोसिस्टम का ग्रेजिंग ही होता है। इसी ग्रेजिंग फूड चेन को फिर बांट दिया जाता है किसमें, एक तो ग्रेजिंग में और एक होता है एक्वेटिक। जैसे यहाँ पे जो बात करें हम लोगों ने, जो बात किया अभी तक, ये जैसे कि ग्रास, ग्रास को खाने वाला क्या था, रेबिट, रेबिट को क्या खाने वाला, फॉक्स, फॉक्स को खाने वाला क्या था, इसी में तो आता है, इसी में तो आया ग्रेजिंग में। आपको अच्छे से पता है, मैं पहले बता चुका हूं, ये क्या है, प्रोड्यूसर है, सब बात पता है। ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये क्या है, टॉप कंज्यूमर है। अगर टॉपिक लेवल की बात करूं तो इसको कहां रखेंगे, T1 में, इसको कहां रख देंगे, T2 में, इसको कहां रख देंगे, T3 में, इसको कहां रख देंगे, यही तो है। एक इसी तरह का एक्वेटिक में होता है, एक्वेटिक में ग्रेजिंग के अंदर ही, ये तो ग्रासलैंड वाला हो गया, एक एक्वेटिक में, एक्वेटिक में तो एक्वेटिक वाला भी बताया था, फाइटोप्लैंक्टन, पूरा लिख दूं क्या, नाम पूरा लिखना है कि शॉर्ट में, पूरा, फाइटो प्लैंक्टन इसमें आएगा, इसको खाने वाला जू प्लैंक्टन, इसको खाने वाला स्मॉल फिश आ जाएगा, और इसको खाने वाला क्या आ जाएगा, लार्ज फिश। तो जरा गौर कीजिए, सब तो वही बात होगा ना, ये किसमें आएगा, प्रोड्यूसर होगा, T1 होगा, T2, T3, T4, यही तो है। तो इस तरह का फूड चेन होता है। एक होता है पैरासिटिक फूड चेन, पैरासाइट वाला फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में जो बात करेंगे जैसे ट्री इकोसिस्टम, दूसरा जो फूड चेन आएगा पैरासाइट वाला आता है, फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में कौन सा आएगा, बेस्ट एग्जांपल है इसका ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम देखो, इसको ऐसे बना देते हैं, एक ठो ट्री है, एक ठो बड़ा सा ट्री है, इस ट्री पे रहने वाला, इस ट्री पे रहने वाला सैकड़ों और हजारों के संख्या में बर्ड हो सकता है कि नहीं, और बर्ड के ऊपर रहने वाला बर्ड पैरासाइट, बर्ड का पैरासाइट सब भी हो सकता है, इसके ऊपर रह रहा है, तो यही तो है पैरासिटिक फूड चेन, पैरासाइट सब है। तो बर्ड ट्री के ऊपर पैरासाइट, तो ट्री इकोसिस्टम इसका अच्छा सा एग्जांपल है पैरासिटिक फूड चेन में। क्या हो गया, पैरासिटिक फूड चेन में जो हम लोग बात करते हैं, एक क्या बात की, ट्री, ट्री के ऊपर रहने वाला
बर्ड्स, अब बर्ड्स के ऊपर आने वाला बर्ड्स का, बर्ड्स पैरासाइट। तो इसको क्या बोलेंगे, T1 प्रोड्यूसर है, T2 और T3 इस तरह से बोल देंगे, छोटा है, छोटा फूड चेन है। एक होता है डेट्राइटस फूड चेन, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करने वाला। नहीं, डेट्राइटस फूड चेन, इसको ऐसे भी बांटा जा सकता है, डेट्राइटस फूड चेन। तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करने वाला, सेप्रोफाइट सब इसी में आएगा। तो इसमें क्या बात करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेगा कौन, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है। तो बैक्टीरिया और फंजाई, तो अगर इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा, T1 एंड T2 में चला जाएगा। नहीं, एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में जो बताया था सुंदरबन, उसका बेस्ट एग्जांपल है सुंदरबन वाला। सुंदरबन का खास बात क्या है कि रात के समय वहां का बगल में जो नदी गई हुई है उसका लेवल बढ़ जाता है, तो बाढ़ आ जाएगा वन में, बाढ़ आ गया। और जैसे सुबह मॉर्निंग होता है लेवल घट जाता है नदी का, फिर पानी निकल गया। तो कहीं एकदम दलदल है, कीचड़ है, मैनग्रोव्स है सुंदरबन वाला। तो वहां पे क्या हो जाता है कि डेड मैनग्रोव्स जो लीफ है, उस लीफ को बैक्टीरिया ही सब खा लेता है, डिग्रेड करेगा, लीफ को खाएगा, बैक्टीरिया ही सब खा लिया, फंजाई खा लिया। बैक्टीरिया फंजाई को खा के एम्फिड जिंदा रह लेता है, मोलस्का, क्रेब्स सब जिंदा रह लेता है। उसको खाने वाला स्मॉल फिश, उसको खाने वाला फिर स्मॉल फिश को कौन खाएगा, फिश ईटिंग बर्ड। ऐसा बोला जाता है कि सुंदरबन में शेर जो है मछली खाता है। तो क्या मजाक है सर, मछली कैसे खाएगा। तो सुंदरबन में शेर का जो है हिरन उरन नहीं मिलता है, क्योंकि पानी रात में आता है तो वहां रह ही नहीं पाता। और शेर उड़ तो प्लांट पे भी चढ़ के काम चला लिया अपना। तो होता क्या है कि इसको भूख लगा रहता है, और जो मछली आई थी पानी से, और फिर सुबह में पानी निकल गया तो बहुत सारी मछली कीचड़ में रह जाती, तो उसको खा के जिंदा रहता है। सुंदरबन में ये माना जाता है ये खा के जिंदा रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है, फूड वेव, ढेर सारा फूड चेन का मिक्सचर, तो कोई बात नहीं, अगले क्लास में ही कर देंगे। ऐसे फूड वेव ज्यादा नहीं, 5 मिनट का था, ढेर सारा फूड चेन को मिला दे तो वही हो जाएगा फूड वेव। तो चलिए कोई बात नहीं।